नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोर्ट टू कैमरा में। आज ये हमारे चैनल का पहला ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के यंग एडवोकेट कौशलकांत दुबे जी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। तो आइए हम सब मिल करके सर्वप्रथम कौशलकांत दुबे जी का इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आप सभी को बताया कि आज हमारे बीच हाई कोर्ट के युवा अधिवक्ता के रूप में हमारे बीच आज कौशलकांत दुबे जी उपस्थित हो रहे हैं और हमारे समक्ष आज कौशलकांत दुबे जी बैठे हुए हैं। आइए हम सब लोग करते हैं। कौशलकांत दुबे भाई, आपका हमारे चैनल कोर्ट टू कैमरा। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोर्ट टू कैमरा चैनल का शुरुआत मैंने जो हमारे यूथ यंग अधिवक्ता जो होने वाले हैं, जो बच्चे हैं, जो अधिवक्ता बनना चाहते हैं, उनको वकीलों का लाइफ कैसा, कितना परिश्रमी, कितना कठिन लाइफ होता है वो दिखाने के लिए मैंने शुरू किया है। अक्सर तो वैसे मान लीजिए इस चैनल में ब्लॉग भी जाएगा, लेकिन कभी कभी आप जैसे भाई कुछ सीनियर गुरुतुल्य सीनियर के साथ एक पॉडकास्ट भी हो जाया करेंगे। इसमें हमारे आने वाले फ्यूचर के अधिवक्ताओं को ये समझने में प्रेरणा मिलेगी कि क्या कितना मेहनत एक वकील को करना चाहिए एक वकील बनने के लिए। आजकल के तो लोगों को ऐसी स्थिति हो गई कि पता ही नहीं है कि वकील बनने के लिए करना क्या लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं। आजकल इतनी यूनिवर्सिटियां हो गई हैं, डिग्री बांट दे रही हैं, इतने प्राइवेट कॉलेज हो गए हैं। वकालत में इतना मेहनत है कि एक जो कह सकते हैं कि मेंटली वकालत ही एक ऐसा पेशा है जिसमें मेंटली फिजिकली हर प्रकार से कार्य करना पड़ता है। जी एकदम हर चीज। और कोई कार्य है जैसे लेबर वर्ग के लोग हैं तो मेंटली कार्य, इंजीनियरिंग वर्ग डॉक्टरी वर्ग के लोग हैं तो मेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें मेंटली फिजिकली हर तरीके से कार्य करना है। जी एकदम। और उसी श्रृंखला में हमने आज आपको एज ए गेस्ट अपने चैनल पर बुलाया। कोर्ट टू कैमरा की शुरुआत इसीलिए हुई कि भाई कोर्ट की लाइफ आने वाले अपने भाइयों को कैमरा के जरिए मैं दिखा सकूं, इसलिए मैंने इस चैनल का भी नाम कोर्ट टू। जी बहुत अच्छा आपने किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस लाइफ समझने के लिए। और आप लोगों को भी नमस्कार। बहुत ज्यादा जुड़िए, चीजों को समझिए, जानिए क्या है वकालत, कैसे क्या है। जैसा कि कौशलकांत भाई, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे जिससे हमारे लोगों को जानने में ये पता चले कि क्या हमारी लाइफ कैसी है। तो ये पहले सर्वप्रथम आप अपने बारे में ये बताइए कि आपका जो वकालत कैरियर है कहाँ से कब और कैसे शुरू हुआ। जी वकालत हमारा जो है, हमारी जो वकालत का कैरियर स्टार्ट हुआ वो हमारे बड़े पिताजी हैं, उनको देख के मैंने ये प्रेरणा दिया कि जीवन में अगर कुछ करना है आपको तो आप अपने बड़ों से सीखो। बिल्कुल। तो मेरी जो प्रेरणा रही है वो तो उनसे ही प्रेरणा मिली, क्योंकि और फिर उसके बाद हम पहले इलाहाबाद आए, काफी तैयारियां की, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं एक था कि हमको लॉ करना है, दर्जी करनी है, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि लॉ में आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन नहीं, कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया प्रैक्टिस करना है, कई सारे ऑप्शन। तो आपने प्रैक्टिस को ही अपना मेन एम क्यों बनाया? देखिए प्रैक्टिस का मेन एम है कि आप जो है प्रैक्टिस में आएंगे, चीजों को सीखेंगे, जानेंगे, और कानून आज के समय में हर व्यक्ति को जानना पड़ना। ये बात तो समझिए कि हमारे बहुत बुरा आइडिया है कंपनी के लिए जज कर सकते हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। आपकी बात ऐसा है कि आपने सिर्फ प्रैक्टिस लाइन ही चुना। प्रैक्टिस लाइन से सुना, किसी चीज को आप जाएंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, कंपनी को एक टाइम देना पड़ेगा, एक टाइम। आप जब वकालत में आएंगे तो आप इसमें स्वतंत्र हैं। लेकिन जज लाइन भी आप ज्वाइन कर सकते थे। तो जज लाइन के लिए अभी
जो है हमारा 10 साल की प्रैक्टिस के बाद हमारा एग्जाम है हायर एजुकेशन, हायर जीएस का एग्जाम दीजिए, करिए। तो सब अच्छा, चीजें ऑप्शन है जीएस के लिए जीएस के लिए हम प्रेरित है, जीएस हमको देना है, देखना है। भगवान करे आप जल्द से जल्द जज बने। बहुत और धन्यवाद आपका। मैं अच्छा ये बताइए, वकालत पढ़ना आसान है कि वकालत करना? वकालत पढ़ना तो आसान है, लेकिन वकालत करना आसान नहीं। वकालत करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। पहले आप आएंगे हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे या कचहरी में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो पहले किसी एक सीनियर अधिवक्ता के साथ 3 से 4 साल आपको सीखने में समय देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप एक जानकार हो जाएंगे कानून के, कैसे क्या होती है, प्रोसीडिंग कैसे होती है। उसके बाद आप जो है एक अच्छे वकील बने। ये बताइए, आपने कहा कि पहले वकालत करने से ज्यादा आसान वकालत पढ़ना है, तो वकालत करना कठिन क्यों है? ये भी आपने बता दिया कि भाई आपको पहले 3 साल वकालत करके आएंगे, 3, 4 साल, 5 साल देंगे डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट। ये बताइए, पहले जो कोई व्यक्ति अगर वकालत पूरा करता है, एलएलबी पूरा करता है, तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए कि पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए? अब देखिए, हमारा तो जो रहा है जनरली वो हमारा हाई कोर्ट से ही रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों को या जो आ रहे हैं एलएलबी करके, वो एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जरूर जाए। 2 साल 1 साल जो उनके पास, कम से कम 1 साल तो एक अच्छे सीनियर को समय दे, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्योंकि असली प्रोसीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, सारी चीजें जो आपका वो है एक जर्ज जो स्टार्ट होता है, वो आप वहाँ ही सीखते हैं। वही, ये बात आपने सही कहा कि अगर वकालत का जर्ज सीखना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना जरूरी है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में कितना अंतर है प्रैक्टिस के मामले में? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग है, अगर आप एक अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं, तो आपके लिए हाई कोर्ट कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं, सारी नॉलेज है आपको, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है पूरी इंग्लिश में, उसको समझने के लिए, करने के लिए, उसके लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो आप जो पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड मिलेंगी चीजें। हालांकि वो बातें अलग हैं कि पढ़ाई का नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम अलग है। नहीं, आपने बात बहुत सही कही। पढ़ाई का नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज वाकई बहुत ही डिफरेंट। अच्छा, आप इतने साल से वकालत कर रहे हैं जी, कभी कोई ऐसा केस आपको अपने वकालत के जीवन काल में मिला जिसने आपके सोचने का तरीका ही बदल दिया हो वकालत के बारे में? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे मिले, लेकिन मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही मिला था। एक हमारे वकील साहब थे, उन्होंने किया था। तो वो जो है केस, एक हमारे पास बेल आई, तो वो उस बेल में जो है 4 लोगों को इम्प्लीकेट किया था पुलिस ने, झूठा इम्प्लीकेट किया था। करने वाला जो था उसको नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो बेचारा वहां पे था, उनके साथ था, उनको जो है जबरदस्ती इम्प्लीकेट कर दिया पुलिस ने। और मुझे ये देखने को मिला कि कानून बहुत ही पेचीदा है। हाँ, ये बात तो सही है। न्याय मिलने के लिए आपको जो है बड़ी मेहनत करनी, संघर्ष करना पड़ता है। तो न्याय दिलाने वाले के साथ न्याय पाने वाले को। उससे मैंने ये सीखा कि जब कुछ न करने वाला व्यक्ति 4 से 5 महीने जेल में पड़ा हुआ है, तो समाज में कितने सारे ऐसे लोग जो कि झूठे पुलिस द्वारा फंसाए गए हैं, बिल्कुल और सजा काट रहे हैं। तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली कि मुझे इन लोगों के लिए मुझे करना होगा। और हम लोग भी ऐसे हैं जो कि लोगों को ये जानते हुए भी वो गलत है कि सही है, लेकिन उसका पक्ष लेते हैं, उसको लड़ते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम वकील लोग, तो हम लोग के जीवन में हमेशा आता है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है जी, तो कहता है कि साहब बस मेरा ये केस करा दीजिए,
हाथ जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है। तो जब कोई क्लाइंट आपको कहता है कि साहब बस मेरा ये केस करा दीजिए, चाहे बेल करा दीजिए, आपके सामने हाथ जोड़ता है, तो आपको कैसा महसूस होता है अंदर? देखिए उस समय हमको ये महसूस होता है हमारे लिए कि अगर कोई हमसे कुछ मांग रहा है, हमसे कोई प्रेयर कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हमको उस काबिल समझता है कि हम उसकी मदद करेंगे और हम अपनी बात को कानूनी तरीके से कोर्ट के सामने, जज के सामने रखते हैं। लेकिन अब जो हमारा जो कानून है वो सब साक्ष्य पे चलता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जज भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम अपनी बात रखते हैं, अपने उसको पूरी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी फैसला तो जज के हाथ में रहता है। नहीं, वो तो देखिए जाहिर सी बात है, फैसला तो भाई जज के ही हाथ में रहेगा, हमारे हाथ के हाथ तो कुछ नहीं। और खैर जज के हाथ में भी कहा जाए तो कुछ नहीं है, जैसा सबूत जज के सामने जाएगी, जैसा हम जो दस्तावेज हम देंगे उसी के आधार पर उनको कार्य करना। अच्छा, जैसे कि हम कौशल भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मैंने देखा है कि हाईकोर्ट के अधिकतर अधिवक्ता या कहिए 90% अधिवक्ता हर हफ्ते विजिट जाते हैं। क्या विजिट जाना जरूरी है? ये विजिट का परंपरा खत्म होना चाहिए या नहीं? देखिए परंपरा जो शुरू से चली आ रही है अब उसको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये परंपरा गलत है, सही तो है नहीं। सही नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो परंपरा चली आ रही है उसको हम लोग निभा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो विजिट का परंपरा जो हाई कोर्ट के वकीलों को ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हाई कोर्ट के वकील ही खत्म करो, जाना बंद कर देंगे। उनको आना है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, आना है उनको हाई कोर्ट ही, तो वो खुद ही आएंगे। और ये बताइए कौशल भाई, जैसे कि आपको अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में वकालत करने शुरू करने के बाद कोई दिक्कत परेशानी समझ में आई, या पहले की तरह चारों रूप जैसे आपका पर्सनल लाइफ चलता था वैसे ही चल? देखिए थोड़ी शुरुआती जो होती है वकालत, जो शुरुआत की है थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि वकालत में आपको समय देना पड़ेगा। वकालत समय मांगता है, तो वकालत इसीलिए कहते हैं कि जितने आप ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते जाएंगे उतनी आपकी जो है फीस बढ़ती जाएगी, उतने आपके केस बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समय तो देना ही है आपको, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद जब आपके केसेस आने लगते हैं तो आपका कोर्ट का काम रहता है, आप टाइम टू टाइम कोर्ट जाइए, अपने कामों के प्रति वो रहिए, जागृत रहिए। अच्छा ये बताइए, हाई कोर्ट के वकीलों का जुड़ाव कितना किताबों से और कितना जजमेंट? देखिए हाई कोर्ट के वकील जजमेंट और किताब से ही चलते हैं, क्योंकि उनको हर केस में डेली पढ़ना है, डेली आर्गुमेंट करना है। और बेल का केस है तो अब साइटेशन निकालिए, जजमेंट निकालिए, कोर्ट को बताइए, समझाइए। कहीं ना कहीं केस कराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में अब उतना आसान नहीं रहा कि पहले की तरह आप जाते थे, स्टे आप डाले, खड़े हुए, आपने बताया आपका स्टे हो गया। सब चीजें ऐसी हो रही हैं कि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस योजना में अच्छा ये बताइए, जैसे अब आपके भी समय बहुत कीमती है, इसी में हम आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि क्या वकालत किसी के भरोसे करना चाहिए कि हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे बड़े पिताजी है, पिताजी तक तो मान लीजिए, बड़े भाई है, पिताजी है, चल जाता है, लेकिन हमारे बड़े पिताजी, हमारे चाचा, हमारे भतीजा वकालत कर रहे हैं, तो क्या उनको देख के या उनके भरोसे वकालत करना चाहिए? एकदम नहीं, आपको वकालत खुद करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जैसे बताया शुरुआत में कि आपके बड़े पिताजी, चाचा जी, भाई पटदार आपके वकालत फील्ड में है, तो उनसे आपको कितना सपोर्ट मिला शुरुआती दौर में, या अभी कितना सपोर्ट उनसे मिलता? देखिए कहीं ना कहीं लोगों को देख के लोग सोचते हैं, आने की प्रेरणा लेते हैं उनसे, लेकिन आप उनके अंडर में रह के कुछ नहीं सीख पाएंगे।
किसी परिवार में आप रहे हैं, उनके साथ घुले मिले हैं, तो वहाँ पे वो चीजें, वो प्रेशर आपको मिल नहीं पाता, नहीं आपको स्कूल नहीं मिल पाती। तो अगर आपको सीखना है, करना है, आप प्रेरणा भले ही अपने परिवार से लीजिए, लेकिन आप कहीं न कहीं किसी अलग सीनियर के साथ रहिए और आप समर्पित रहिए। जो टाइमिंग है कोर्ट का, उस हिसाब से चलिए, उनके जजमेंट देखिए, उनके ऑर्डर देखिए, उनके केस को पढ़िए। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने सीनियर करा, वकील को वकील बनने में सीनियर का कितना अहम रोल है? देखिए, वकील को वकील बनने में सीनियर की बहुत अहम होता है, क्योंकि आप जैसे आप पढ़ के आते हैं तो वहाँ टीचर आपको पढ़ाते हैं, ऐसे ही वकालत में आपके सीनियर आपके टीचर होते हैं। बिना उनके मार्गदर्शक के आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वकालत प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें गुरु होते हैं। जिसमें गुरु होते हैं। गुरु अगर आप मान रहे हैं तो लास्ट तक आपके गुरु होते हैं वो। और लोग मानते भी, मैंने भी देखा है कि वकील तब तक उस व्यक्ति को गुरु मानता है जब तक उसका अंतिम सांस चलता रहता है, तब तक वो अपने गुरु को गुरु मानता है वकालत में, चाहे उसका गुरु वर्तमान में हो न हो, गुजर गया हो, एक्सपायर कर गए हो। आज गुरु एक्सपायर कर जाए, आज के 10 साल बाद भी अगर सेना जीवित है तो भी अपने गुरु को अहमियत देता है। जी, हम आपकी बात से सहमत है। और गुरु, अगर आप किसी को जल्दी आप गुरु नहीं बनाते, लेकिन अगर गुरु बना लिए तो आपको लास्ट तक निभाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही दिए हुए मंत्र को आप यूज कर रहे हैं, उनसे ही सीख के आप हाई कोर्ट में अगर एक अच्छे वकील हो गए और हाई कोर्ट में ही लोग वकील ही जज बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको प्रेरणा मिली है, वहाँ सीखने का जो मिला है मौका, वो आपकी जीत से ही मिला है। तो इस चीज को हमेशा आपको अपने जीवन में रखना चाहिए। इस बात को बहुत ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए कौशल भाई, तो आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक की जर्नी आप आने वाले भाइयों बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, या क्या अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे कि वो अगर वकालत में आ रहे हैं, LLB करने का सोच रहे हैं, प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए? देखिए, LLB अगर आप एक स्टार्टिंग जो एज होती है, अगर उस एज में आप एक एम बना के चल रहे हैं कि हमको LLB करनी है, वकालत करनी है, या हमको जज बनना है, तो सर्वप्रथम आप LLB अच्छे से करिए, आइए किसी सीनियर, पहले तो 1 साल आप किसी सीनियर के अंदर किसी कचहरी में आप प्रैक्टिस करिए। तो उससे क्या होगा कि किताबों से हट के जो आपको नॉलेज मिलेगी, एक प्रैक्टिकली नॉलेज वो मिलेगा। और उसके बाद आपको सबसे पहले समय देना चाहिए। आप अगर अर्लियर एज जो है तो आपको देना चाहिए कि आप तैयारी करें, PCSD वगैरह का एग्जाम दें और देखें, पहले समझें, पहले पढ़ें। उसके बाद जब आप आएंगे तो वो हालत तो ऐसी चीज है कि आपको कभी भी आप जीवन में आएगी, खुला हुआ है। अच्छा, वकील और जज में कितना अंतर है? देखिए, वकील और जज का अंतर यही है कि वकील जो है न्याय के लिए लड़ता है और जो जज है वो न्याय देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा उनका जो है एक बॉन्ड है, वो बिना मेरे वो कोई जजमेंट नहीं दे सकते और बिना उनके कोई किसी को न्याय नहीं दे। इस बात पर एक चीज मुझे याद आई कि बार ही जो है बेंच की जननी, ये बात जो कही गई है हमारे सीनियरों के द्वारा, बहुत सही बात कही गई है कि बार ही बेंच की जननी है। अगर बार है तो बेंच है, बेंच से बार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार से बेंच को बहुत फर्क पड़ता है। इसी बात में आपको बताना चाहूंगा कि वकील भी जज होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जब वकील ही जज होते हैं तो कहीं ना कहीं पहले बार में आपको आना होगा, फिर बाहर में आप बेंच में जाएंगे। बार से होते हुए आपको बेंच में जाना है, आप डायरेक्ट बेंच में नहीं जा सकते। और ये बताइए कि जज से वकीलों को आपसी तालमेल कितना अच्छा रखना चाहिए? देखिए, जो हमारा
तालमेल है वो तो तालमेल अच्छा रहता ही है, उसे रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो व्यक्ति है, न्यायाधीश है भाई, उसकी आप रिस्पेक्ट करिए। लेकिन आप अपने जो क्लाइंट है उसके प्रति थोड़ा सा भी वो मत करिए। जो आपका सब सही है उसको आप जज के सामने रखिए। बाकी क्या ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलते हैं, करेंगे। कौशल भाई, आप भी कुछ हमारे युवा साथियों को, आने वाले या जो हमारे जनता जनार्दन देख रही है, उनसे आप अगर कहना चाहते हैं तो? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से एलएलबी करें, आए, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे वकीलों को तो लीगल नॉलेज है, तो क्या आम जनता को भी लीगल नॉलेज जानकारी होना चाहिए? बहुत आवश्यकता है आपके समझ में। हर आदमी को अपने संविधान के बारे में, अपने कानून के बारे में पता हो, तो किसी के पास इतना टाइम है नहीं जो किताबी ना लिखेगा। तो वो आए, उन सब वीडियोस को देखे, हम लोगों को सुने, जाने, तो इससे उसको पता चलेगा कि कितना कानून जरूरी है। इसी के साथ कौशल भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों के सामने बातचीत किया, हमारे आने वाले युवा योद्धाओं को एक प्रेरणा दी, अपने जीवन की जर्नी के बारे में, आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं वो आपने बताया, लोगों को प्रेरणा दी। समय सबका महत्वपूर्ण है, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इतने देर से हम लोग प्रिय भाई अधिवक्ता साथी हाई कोर्ट के यंग अधिवक्ता कौशल कांत दुबे जी को सुन रहे थे, समय का अभाव होने के कारण उनसे हम लोगों की बात अधूरी रह गई। जल्द ही उनसे हम लोग फिर एक बार इस चैनल पर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप सबों के बीच में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ब्रॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ब्रॉडकास्ट आपको कैसा लगा और आप इस चैनल के माध्यम से क्या क्या जानकारी जानना चाहते हैं।